हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस लेक्चर में हम भारतीय संविधान की अनुसूचियां डिस्कस करेंगे। भारतीय संविधान की अनुसूचियां वाला टॉपिक 5वें नंबर का टॉपिक हम लुसेंट की बुक से डिस्कस कर रहे हैं। इसके पहले हमने संविधान के स्रोत भी डिस्कस कर लिए हैं। तो प्रीवियस वीडियो देखना, हमारे चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको जाके आप देख सकते हैं आसान तरीके से। इस लेक्चर में हम संविधान की अनुसूची डिस्कस करेंगे। यह लेक्चर मेरे द्वारा डिस्कस किया जा रहा है। माय नेम इज विक्रम खंडेलकर। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं, ज्यादा देरी ना करते हुए, संविधान की अनुसूचियां। तो देखिए, जब संविधान बनकर तैयार हुआ था तो मूल्य संविधान में 8 अनुसूची थी। मूल्य संविधान में 8 अनुसूची थी, किंतु वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। तो हमें 12 अनुसूचियां पढ़ना है। मूल्य संविधान में 8 अनुसूची थी। तो ये कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, मूल्य संविधान में कितनी अनुसूची थी, तो 8 अनुसूची थी, वर्तमान में 12 है। तो देखिए, पहली अनुसूची जो है, इसमें भारतीय संघ के घटक राज्य और संघ शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है। इसका मतलब क्या है, अनुसूची पहली में भारत में वर्तमान में पहले तो 29 राज्य थे, अब 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश बच गए हैं। अभी वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, है ना, जिसमें से 5 केंद्र शासित प्रदेश हैं, 5 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 3 संघ शासित प्रदेश हैं। केंद्र शासित प्रदेश वो होते हैं जिसमें केंद्र का प्रशासन होता है, और संघ शासित प्रदेश वो होते हैं जिसमें केंद्र और विधानसभा भी होती है, यानी केंद्र का भी और राज्य का भी प्रशासन होता है। तो 5 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 3 संघ शासित प्रदेश हैं। लेकिन हम इन्हें कह सकते हैं कि वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जो अभी नए बने हैं दोनों, उनके बाद आप उनको देख सकते हैं। मैं अभी राज्यों का पुनर्गठन जब पढ़ाऊंगा, जब वहां बताऊंगा। तो जो अनुसूची पहली है, संविधान की अनुसूची पहली, उसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है। उसका उल्लेख किया गया है, यानी उनका डाटा रखा हुआ है, यानी उनकी जानकारी रखी हुई है अनुसूची पहली में। तो कभी पूछा जा सकता है आपको, अनुसूची पहली में क्या है, तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का डाटा या ब्यौरा रखा गया है। ये याद रखना है ना। ये समझ में आया। उसके बाद एक नोट लिख रखा है, तो नोट को हम पढ़ेंगे, उसका मतलब क्या है। एक नोट लिखा है वहां पे, देखो एक नोट। संविधान के 69वें संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया था। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिल्ली को कब दिया गया, तो 69वें संविधान के संशोधन द्वारा। जबकि दिल्ली राजधानी कब बनी, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, 12 दिसंबर को दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने का ऐलान किया था, और 13 फरवरी 1931 को दिल्ली को आधिकारिक तौर पर राजधानी घोषित कर दिया गया था। दिल्ली को आधिकारिक तौर पर राजधानी घोषित कर दिया गया था, है ना। तो उसके पहले की भी कहानी है एक, जो मैं आपको पहले बताता हूं। भारत की राजधानी नई दिल्ली की आधारशिला तत्कालीन सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा रखी गई थी। यह आयोजन 1911 में दिल्ली दरबार में हुआ था, है ना, दिल्ली दरबार में हुआ था। शहर की वास्तुकला और योजना को ब्रिटिश आर्किटेक्चर सर हर्बर्ट बेकर, जो दिल्ली है उसका आर्किटेक्चर सर हर्बर्ट बेकर और सर एडविन लुटियंस के द्वारा बनाई गई थी, और 13 फरवरी 1921 को नई राजधानी के रूप में किया गया था। नई दिल्ली देश को चलाने के लिए आवश्यक सभी शाखाएं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के साथ सरकार का केंद्र बन गई थी नई दिल्ली। तो कभी पूछा, संविधान संशोधन ही पूछा जाता है। खासकर 1911 में दिल्ली दरबार लगा था, जॉर्ज पंचम आया था, उसने ऐलान किया था कि दिल्ली को हम राजधानी बनाएंगे, है ना। तो कभी तारीख आई, कभी कौन सी, 1911 में दिल्ली दरबार लगा था, और 13 फरवरी 1921 को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय राजधानी घोषित कर दिया गया था। 13 फरवरी 1921 को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय राजधानी घोषित कर दिया गया था। और कौन से संविधान संशोधन के द्वारा, तो 69वें संविधान संशोधन के द्वारा। अब बात करेंगे द्वितीय अनुसूची की।
12 अनुसूची है, पहली समझ में आ गई। अब द्वितीय अनुसूची की बात करेंगे। इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारी, भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारी जैसे कि राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का उपाध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति, जो राष्ट्रपति होता है उसको राज्यसभा का सभापति कहते हैं, एवं राज्यसभा का उपसभापति, विधानसभा का अध्यक्ष, विधानसभा का उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति, विधान परिषद के उपसभापति, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी केग, सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को प्राप्त करने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन आदि का उल्लेख किया गया है। तो अनुसूची दूसरी में वेतन, भत्ते और पेंशन, वेतन, भत्ते और पेंशन आदि का उल्लेख किया गया है। अनुसूची दूसरी में क्या लिख रखा है पूछा जाएगा, तो अनुसूची दूसरी का संबंध वेतन से है। वेतन, जो संवैधानिक पद अधिकारी हैं भारत में, उनके वेतन भत्ते से संबंधित है अनुसूची दूसरी, है ना। अनुसूची दूसरी में वेतन, भत्ते और पेंशन आदि का उल्लेख किया गया है। इनको कितना वेतन दिया जाएगा, कैसा वेतन दिया जाएगा, किस प्रकार दिया जाएगा, भारत की संचित निधि से दिया जाएगा, ये सब का उल्लेख संविधान की अनुसूची दूसरी में किया गया है। तो वेतन, भत्ते और पेंशन आदि का उल्लेख संविधान की अनुसूची दूसरी में किया गया है। किन किन के बारे में, तो यहां लिख रखा है, इनको आपको देख लेना है। बस आप इतना याद रखें, वेतन से संबंधित है अनुसूची दूसरी, जबकि इनको सबसे पहले शपथ दिलाना था, लेकिन इनको सबसे पहले वेतन दे रहे हैं। बोले शपथ बाद में लेना, पहले वेतन ले लो, है ना। तो पहली समझ में आ गया। दूसरी में क्या है, वेतन, जबकि क्या करना था, सबसे पहले इनको शपथ दिलाना था, फिर वेतन देना था, तो इनको पहले ही वेतन दे रहे हैं, बाद में शपथ दिलाएंगे। तीसरे नंबर में है शपथ। तो देखो, इनमें विभिन्न पदाधिकारी, अनुसूची तीसरी में विभिन्न पदाधिकारी जैसे मंत्री, उच्च एवं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम जो सुप्रीम कोर्ट है, उच्चतम और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा पद ग्रहण के समय लिए जाने वाली शपथ का उल्लेख है। पद ग्रहण के समय लिए जाने वाली शपथ का उल्लेख है। इसका मतलब अनुसूची तीसरी में क्या है, मंत्री, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और केग का भी है, याद रखना है केग का, केग के शपथ के बारे में दिया गया है, शपथ का उल्लेख किया गया है। तो किन किन का, मंत्रियों का, किन का, मंत्रियों का, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का और केग का भी है। तो तीसरी अनुसूची में केग का भी है, याद रखना है केग का। इनके शपथ के बारे में दिया गया है। इधर पहले हमने इनको दे दिए वेतन, इधर दे रहे हैं इनको, बोले अब शपथ ले लो तुम लोग, है ना। तो अब लो शपथ बोले, तो इनको शपथ का उल्लेख किया गया है, पद ग्रहण के समय शपथ के बारे में दिया गया है। यहां से एक नोट याद रखना है फ्रेंड्स, यहां पे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, इनकी शपथ का उल्लेख यहां नहीं किया गया, इसको याद रखना है। इनकी शपथ का उल्लेख यहां नहीं किया गया है। इनके लिए तो पर्सनल एक आर्टिकल बनाए गए हैं इनकी शपथ के लिए। जैसे राज्यपाल शपथ लेता है अनुच्छेद 60 के तहत, अनुच्छेद 60 के तहत, 60 के तहत, सॉरी, राष्ट्रपति शपथ लेता है अनुच्छेद 60 के तहत, है ना। और उपराष्ट्रपति शपथ सॉरी गलत हो गया, राष्ट्रपति शपथ लेता है अनुच्छेद 60 के तहत, उपराष्ट्रपति शपथ लेता है अनुच्छेद 66 के तहत और राज्यपाल शपथ लेता है अनुच्छेद 155 के तहत। तो इन लोगों के लिए तो अलग से एक आर्टिकल बनाए गए हैं कि बोले याले आर्टिकल से के अनुसार आप शपथ लेंगे, है ना। इस अनुच्छेद में लिख रखा है कि राष्ट्रपति शपथ लेगा और उपराष्ट्रपति या राज्यपाल, तो इसीलिए यहां पे इनका उल्लेख नहीं है, तो ये याद रखना है। चौथी अनुसूची में, चौथी ने तीसरी में मंत्री, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और केग के शपथ का उल्लेख है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के शपथ का उल्लेख नहीं है, क्योंकि इनके लिए अलग से एक आर्टिकल बनाया गया है, बोले तुम वहां जाके लो, है ना। तो ये तीसरी में किन किन के बारे में है ये याद रखना है। चौथी अनुसूची की बात करेंगे अब हम, चौथी अनुसूची, अब बात करेंगे चौथी अनुसूची की।
चौथी अनुसूची में इसमें विभिन्न राज्य और संघीय क्षेत्र की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का वितरण दिया गया है। इसका मतलब यह है कि चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों के आवंटन के बारे में दिया गया है जनसंख्या के अनुसार। राज्यसभा में, इसमें चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का आवंटन, कितने राज्यों की कितनी राज्यसभा सीटें रहेगी, कितने राज्यों की कितनी राज्यसभा सीटें रहेगी, उसके बारे में उसका आवंटन किया गया है। जैसे आप जानते हैं यूपी में राज्यसभा सीटें हैं 31, हर राज्य में अलग अलग, महाराष्ट्र में है 19, एमपी में कितनी है, एमपी में है 11, एमपी में 11 राज्यसभा सीटें। तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन के बारे में अनुसूची चौथी में दिया गया है, कितने राज्यों में कितनी। जैसे जम्मू कश्मीर में 4 है, दिल्ली में 3 है, पुदुचेरी में 1 है ना, अरुणाचल प्रदेश में 1 है। ये जहां जहां जितनी जितनी, तो राज्यसभा में सीटों के आवंटन के बारे में दिया रखा है जनसंख्या के अनुसार, वहां पे सीटों का आवंटन किया गया है, राज्यसभा की सीटों का आवंटन। तो कभी पूछा जाएगा चौथी अनुसूची में क्या है, तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन, यहां पे लिखा है ना, राज्यसभा के प्रतिनिधित्व का वितरण दिया गया है। तो जो वहां पे राज्यसभा में जो सीटों के लिए प्रतिनिधित्व करेंगे उसके वितरण के बारे में अनुसूची चौथी में दिया गया है। अब बात करेंगे अनुसूची 5वीं की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अनुसूची 5वीं। इसमें अनुसूचित क्षेत्रों के यानी अनुसूचित क्षेत्र में प्रशासन हेतु विशेष उपबंध दिए गए हैं। इनमें अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन हेतु विशेष उपबंध दिए गए हैं। तो यहां क्या लिखा है, विभिन्न अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया है। ये जो क्षेत्र हैं इसके बारे में मैं बताता हूं आपको। तो फ्रेंड्स, अनुसूची 5वीं समझ में आ गई। इसमें अनुसूचित यानी प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया है। तो कैसा प्रशासन और कैसा नियंत्रण मैं आपको जानकारी के लिए बताऊंगा, है ना। तो 10 राज्य, यह अनुसूची 5वीं जो है ये 10 राज्यों में लागू है। जो जनजाति वाले 10 राज्य है, जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा, झारखंड, ऐसे 10 राज्यों में लागू है ये अनुसूची, है ना। अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति का मतलब यहां एसटी से है, तो एसटी से है, जनजाति कल्याण एवं विकास हेतु कार्य करेगी। तो वहां का जो प्रशासन है वो जनजाति कल्याण एवं विकास हेतु कार्य करेगी। राज्यपाल को विशेष अधिकार दिया गया इस अनुसूची के तहत, वहां के प्रशासन को राज्यपाल को विशेष अधिकार दिया गया है। केंद्र या राज्य कोई भी कानून बिना राज्यपाल की अनुमति के बिना लागू नहीं होगा, बिना राज्यपाल की अनुमति के लागू नहीं होगा। केंद्र या राज्य का कोई भी कानून बिना राज्यपाल की अनुमति से उस राज्यों में लागू नहीं होगा। 20 सदस्यीय जनजाति सलाहकार परिषद राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाएगा, यह इंपॉर्टेंट है। 20 सदस्यीय जनजाति सलाहकार परिषद, 20 सदस्यीय जनजाति सलाहकार परिषद राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। और परिषद को, जो परिषद बनाया जाता है, परिषद को कानून बनाने व लागू करने की न्यायिक शक्तियां भी प्रदान की गई है। जो परिषद को कानून बनाने व लागू करने की न्यायिक शक्तियां भी प्रदान की गई है। तो ये मैंने आपको बताया, जिसमें से नॉर्मली एग्जाम में तो इतना ही पूछा जाता है। अनुसूची 5वीं का संबंध किससे है, तो अनुसूचित क्षेत्र में प्रशासन हेतु विशेष उपबंध दिए गए हैं, इतना याद रखना है। अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन हेतु विशेष उपबंध दिए गए हैं, इतना ही पूछा जाएगा। अभी ट्रिक के माध्यम से भी मैं बताने वाला हूं आगे। अब बात करेंगे हम अनुसूची 6वीं की, यानी 6वीं की, है ना, 6वें नंबर की अनुसूची। इस अनुसूची में आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इसको कैसे याद रखना है, AMTM, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, यानी कि केवल 4 राज्य, 4 राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में दिया है। ये राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में दिया गया है।
देखो अनुसूची 5 में हमने पढ़े थे, यहां पे अनुसूचित क्षेत्र का नाम दिया गया था, लेकिन मतलब तो वही है, लेकिन यहां पे जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन, वो भी जनजाति ही था, लेकिन वहां पे किस शब्द का प्रयोग किया गया है? अनुसूचित शब्द का प्रयोग किया गया है, और यहां पे जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन का प्रयोग किया गया है, प्रशासन के बारे में प्रबंध दिए गए हैं। तो इसमें अनुसूचित 6वीं में आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजाति क्षेत्रों में प्रशासन के विशेष उपबंध दिए गए हैं। तो इनके बारे में मैं आपको बताऊंगा क्या उपबंध। तो समझ में आ गया दोस्तों। तो राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में दिया गया है। तो यहाँ पे 4 राज्य जो लिखे हैं, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम 4 राज्य, प्लस 2011-12 में 5वां जोड़ा गया जिसका नाम था गोरखलैंड पर्वतीय परिषद। गोरखलैंड पर्वतीय परिषद, इसको भी जोड़ा गया है। इसको मिला के ये 4 राज्य हो गए और इसको मिला के 5, है ना। ये राज्य नहीं है, लेकिन इसको मिला के 5, इसको मिला के 5 हो गए। तो अब देखो इसमें क्या क्या है। तो इसमें भी जनजाति क्षेत्रों की बात की गई है। यहां जनजाति कल्याण विकास हेतु कार्य करेगा, राज्य जो है जनजाति विकास हेतु कार्य करेगा। राज्यों को विशेषाधिकार दिए गए हैं, इन राज्यों को विशेषाधिकार दिए गए हैं। केंद्र को कानून बनाने, केंद्र या राज्य का कोई कानून बिना राज्यपाल की अनुमति से लागू नहीं होगा। बिना राज्यपाल की अनुमति से यहां भी कोई कानून लागू नहीं होगा। 30 सदस्यीय जनजाति, 30 सदस्यीय इंपॉर्टेंट है, 30 सदस्यीय जनजाति स्वायत्त परिषद 30 सदस्यीय जनजाति स्वायत्त परिषद निर्वाचित होंगे जनता द्वारा। यहां पे निर्वाचित होंगे, वहां पे मनोनीत थे, यहां पे निर्वाचित होंगे जनता द्वारा। और परिषद को कानून बनाने व लागू करने की न्यायिक शक्तियां भी होगी, है ना। तो ये समझ में आ गया है। 30 सदस्य स्वायत्त परिषद, जनजाति स्वायत्त परिषद द्वारा निर्वाचित होंगे और वहां पे मनोनीत हो रहे थे। तो देखा गया है यहां पे निर्वाचित हो रहे थे। तो जो 6वीं अनुसूची है वो ज्यादा मजबूत है, ज्यादा पावरफुल है 5वीं अनुसूची से। 5वीं अनुसूची से ज्यादा पावरफुल 6वीं अनुसूची है। क्यों? यहां पे निर्वाचित भी हो रहे हैं। तो क्या समझ में आया आपको? डायरेक्ट नॉर्मली एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, 5वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन हेतु विशेष उपबंध किए गए हैं। 6वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो इसमें जनजाति क्षेत्रों में प्रशासन हेतु विशेष उपबंध किए गए हैं। जनजाति क्षेत्रों में प्रशासन के बारे में दिया गया है या प्रशासन के बारे में विशेष उपबंध किए गए हैं। 4 राज्य, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, और एक और 2011-12 में जोड़ दिया गया था गोरखलैंड पर्वतीय परिषद, है ना। अब बात करेंगे हम अनुसूची 7वीं की। 7 से 7 और 7वीं, 7 से 7 और समवर्ती सूची का उल्लेख मिलेगा हमको यहाँ पे। हम 7 है, ऐसा याद रखना है। 7वीं से क्या है? तो हम 7 है। तो 7वीं कौन सी? तो कौन 7 में? तो राज्य, केंद्र और समवर्ती। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम अनुसूची 7 की, है ना। अनुसूची 7 तो 7 याद रखना है। तो कौन 7 है? तो बोले केंद्र, राज्य 7 में, इसमें 7 में। तो इस सूची में दिए गए विषय पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है। इस सूची में दिए गए विषय पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है। अरे सॉरी, ये गलत हो गया, ये गलत है। ये यहां देखो, ये है 7वीं अनुसूची, ये पढ़ रहा था मैं। 7वीं अनुसूची पढ़ते हैं पहले। इसमें केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों के बंटवारों के बारे में दिया गया है। क्वेश्चन आ सकता है 7वीं अनुसूची में, इसमें केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में दिया गया है, यानी केंद्र व राज्य के बीच शक्तियों के पृथक्करण के बारे में दिया गया है। तथा इसी अनुसूची में सरकार द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार का उल्लेख भी किया है। जो सरकार चाहे टैक्स लगा सकती है, तो टैक्स लगाने का जो अधिकार है, टैक्स लगाने का अधिकार का उल्लेख किया गया है कि सरकार किस प्रकार टैक्स लगाती है।
इसके अंतर्गत 3 सूचियां बनाई गई है। एक तो है संघ सूची, जिसे केंद्र सूची भी कह सकते हैं, संघ सूची को केंद्र सूची भी कह सकते हैं। एक तो है राज्य सूची, जो राज्यों के लिए है, और एक है समवर्ती सूची, ये केंद्र और राज्य दोनों से मिलकर बनी हुई है, केंद्र और राज्य दोनों से मिलकर बनी हुई है। तो देखो यहाँ पे तीनों सूची का उल्लेख किया गया है, तो इसको थोड़ा थोड़ा हम पढ़ लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। सबसे पहले केंद्र सूची या संघ सूची की बात करते हैं। तो इस सूची में दिए गए विषय केंद्र सरकार कानून बनाती है। इस पर केंद्र सरकार संघ सूची में उन विषय को शामिल किया गया है जो राष्ट्रीय महत्व के होते हैं, जिन पर कानून बनाने का एकमात्र अधिकार संसद को होता है, यानी केंद्र सरकार को होता है। इस सूची में कुल मिलाकर सब विषय शामिल है। पहले जब बनी थी, जब 97 विषय शामिल थे, तो लागू हुई थी जब 97 थे। इसमें वर्तमान में सब विषय शामिल है। संघ सूची के कुछ महत्वपूर्ण विषय ऐसे हैं, जैसे देश की प्रतिरक्षा, विदेश मामला, युद्ध और शांति, रेल। क्वेश्चन आ सकता है, रेल किस विषय के अंतर्गत आता है? संघ सूची। डाक तथा तार, मुद्रा बैंकिंग किसके अंतर्गत है? संघ सूची के अंतर्गत। परमाणु शक्ति किसके अंतर्गत है? संघ सूची के अंतर्गत। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार, तो याद रखना है ना। तो संघ सूची से समझ में आ गया, वर्तमान में सब विषय शामिल है, बनी थी जब 97 विषय शामिल थे। अब बात करेंगे हम राज्य सूची की। तो राज्य सूची उन विषयों को शामिल किया गया है जिसका स्थानीय महत्व है, जिन पर कानून बनाने का एकमात्र अधिकार राज्य विधानमंडल का होता है, यानी राज्य का होता है। और लेकिन कुछ विशेष परिस्थिति में संसद भी कानून बना सकती है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थिति में संसद भी कानून बना सकती है। संविधान के लागू होते समय इसके अंतर्गत 66 विषय शामिल थे, वर्तमान में 61। देखो लागू हुआ था जब 66, कम करके 61 कर दिए गए हैं, तो वर्तमान में 61 विषय शामिल है। राज्य विषय में शामिल विषय शांति और व्यवस्था, क्वेश्चन आ सकता है शांति और व्यवस्था। पुलिस किसके अंतर्गत शामिल है? राज्य व्यवस्था के अंतर्गत, राज्य सूची के अंतर्गत। पुलिस के बाद जेल, स्थानीय शासन, कृषि और जन स्वास्थ्य। राज्य के अंदर होने वाले व्यापार और न्याय विभाग, ये राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। पुलिस किसके अंतर्गत आती है? राज्य। कभी पूछा यहाँ से, या शिक्षा दिया है क्या? तो शिक्षा भी पूछा जा सकता है ना, तो याद रखना है। ये सब यहाँ जो लिखे हुए हैं ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो समझ में आ गया, राज्य सूची से बहुत आसान है। पहले 66 थे, वर्तमान में 61 है ना। पहले 66 थे, वर्तमान में 61 है। समवर्ती सूची की बात करेंगे तो इसमें शामिल विषयों पर संसद और राज्य विधानमंडल दोनों कानून बना सकती है। संसद और राज्य विधानमंडल दोनों कानून बना सकती है, परंतु कानून के विषय समान होने पर केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है। तो केंद्र सरकार मजबूत कानून बनाएगी, यानी केंद्र सरकार का मान्य होता है। राज्य सरकार द्वारा बनाया गया कानून केंद्र सरकार के कानून दोनों के समाप्त हो जाता है, यानी क्या लिखा है, कानून केंद्र सरकार के कानून बनाने के साथ ही समाप्त हो जाता है। संविधान के लागू होने के समय समवर्ती सूची में 47 विषय शामिल थे, वर्तमान में 52 विषय शामिल है। पहले 47 थे, वर्तमान में 52 है। क्वेश्चन आते हैं कितने हैं? समवर्ती सूची के कुछ विषय दिए गए हैं, जैसे दीवानी और फौजदारी, है ना, कानून और प्रक्रिया, विवाह और तलाक, ये समवर्ती सूची में आता है। शिक्षा, क्वेश्चन आता है शिक्षा कौन से विषय में आता है? याद रखना है, शिक्षा जो है ये समवर्ती सूची का विषय है। आर्थिक नियोजन, ये भी समवर्ती सूची का विषय है। बिजली समवर्ती सूची का, समाचार पत्र समवर्ती सूची का, श्रमिक संघ समवर्ती सूची का विषय है। और वन इंपॉर्टेंट है, वन किसके अंतर्गत आता है? समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। तो ये विषय शामिल किए गए हैं। तो 7 से समझ में आ गया, अनुसूची 7 से तीन सूचियां बनाई गई है। इसमें केंद्र और 7 रोज दोनों साथ में मिलकर काम करते हैं। हम 7 है, ऐसे याद रखना है 7 में क्या है। आगे चलते हैं, अब 8वीं अनुसूची की बात करेंगे। रुको, एक नोट लिख रखा है, उसको देखते हैं। समवर्ती सूची का प्रावधान जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में नहीं है। तो ये जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में नहीं था पहले, लेकिन अब तो होगा। पहले केंद्र वो था विशेष राज्य का दर्जा, अब तो हट गया है। तो ये नोट अब यहाँ से अलग कर दो इसको, है ना। अब बात करेंगे हम 8वीं अनुसूची की, कि 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं। अब बात करेंगे 8वीं अनुसूची की। 8वीं अनुसूची, इसमें भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। ये याद रखना है, क्वेश्चन आता है 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। जब संविधान बना था उस टाइम पे मूल्य संविधान में 14 भाषाएं थी, ये भी क्वेश्चन आता है। 8वीं अनुसूची में मूल्य संविधान में 14 भाषाएं थी।
उसके बाद क्या होता है, 21वां संविधान संशोधन 1967 द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया। क्वेश्चन आ सकता है सबसे पहले कौन सी भाषा जोड़ा गया, तो 21वां संविधान संशोधन 1967 द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया। ये सिंधी भाषा जो है ये गुजरात में और पंजाब में बोली जाती है। गुजरात के कच्छ जिले में, पंजाब में बोली जाती है सिंधी भाषा, है ना। उसके बाद क्या होता है, 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा कोंकणी और मणिपुरी और नेपाली भाषा को जोड़ा गया। 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा कोंकणी, ये कोंकणी भाषा गोवा में, दक्षिणी महाराष्ट्र, उत्तरी कर्नाटक में बोली जाती है और गोवा की तो ऑफिशियल लैंग्वेज ही कोंकणी है, तो ये गोवा में बोली जाती है। मणिपुरी मणिपुर में बोली जाती है। नेपाली नेपाल में तो बोलते ही बोलते हैं, लेकिन भारत में पश्चिम बंगाल हो गया और सिक्किम तरफ भी बोलते हैं। तो समझ में आया। उसके बाद क्या होता है फ्रेंड्स, 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा, 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा 4 भाषाओं को जोड़ा गया है। 4 भाषा कौन सी है, 4। तो सबसे पहले मैथिली को जोड़ा गया है। मैथिली बोली जाती है यूपी में, याद रखना है, क्वेश्चन आते हैं किस राज्य में बोली जाती है। संथाली बोली जाती है झारखंड में, संथाली बोली जाती है झारखंड में। डोंगरी को जोड़ा गया, डोंगरी भाषा बोली जाती है कश्मीर में, डोंगरी भाषा बोली जाती है कश्मीर में। उसके बाद है बोडो को जोड़ा गया, बोडो बोली जाती है आसाम में, बोडो बोली जाती है असम या असम में। तो ये 4 भाषाओं को जोड़ा गया है। कहां बोली जाती है ये भी याद रखना है, कब जोड़ा गया ये भी याद रखना है। डेफिनेटली यहां से क्वेश्चन बनेगा, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। पीईबी की एग्जाम, व्यापम, पुलिस, जितनी भी एसएससी, जीडी है ना, नॉर्मल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा मैथिली, संथाली, डोंगरी और बोडो को जोड़ा गया, 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। इस प्रकार 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल है। जब संविधान बना था मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, बाद में इन सबको जोड़े तो अब हो गई है भैया 22 भाषाएं। कभी क्वेश्चन आ सकता है इनमें से कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, तो मैं आपको ही बताता हूं। तो कई सारी भाषाएं भारत की जो 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, लेकिन एक इंग्लिश, याद रखना है, इंग्लिश शामिल नहीं है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल है, लेकिन इंग्लिश शामिल नहीं है। इसके अलावा और कई भाषाएं शामिल नहीं है, याद नहीं आ रहा है अभी, लेकिन अभी इंग्लिश शामिल नहीं है, इतना तो याद रखें, काहे कि ऑप्शन में कभी इंग्लिश मिला तो अपन कंफ्यूज हुए, है ना। अब बात करेंगे हम 9वीं अनुसूची की। मूल्य संविधान में 8 अनुसूची थी जब संविधान बना था, 4 अनुसूची बाद में जोड़ी गई। तो कब जोड़ी गई, उनमें क्या लिख रखा है, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, वीडियो में बने रहें। तो अब बात करते हैं 9वीं अनुसूची की। अब बात करते हैं 9वीं अनुसूची की, वेरी इंपॉर्टेंट। संविधान में यहां अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा जोड़ी गई थी। तो संविधान में प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। इसको याद रखें आप, प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। इसके अंतर्गत राज्य में संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अंतर्गत संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। कैसी विधि, जैसे कि आप जानते होंगे भूमि सुधार कानून को रखा गया, भूमि सुधार कानून को 9वीं अनुसूची में रखा गया है ना। भूमि सुधार, जमींदारी प्रणाली, जमींदारी प्रणाली चलती थी पहले, जमींदार प्रणाली का उन्मूलन किया गया है, उसको खत्म करने के लिए ये बनाया गया था। संपत्ति अधिग्रहण से संबंधित प्रावधान इस अनुसूची में रखे गए हैं, है ना। संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। क्या था पहले, जमींदार जो हुआ करते थे, जमींदार सेठ साहूकार जो हुआ करते थे, वो कम दाम में गांव के लोगों से सस्ते दामों में जमीन को खरीद लिया करते थे। उसके लिए एक कानून बनाया गया है, जो अनुसूचित 9वीं में रखा गया है। उससे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि और याद रखिए, इन सूचियों को शामिल विषय को न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते।
इन विषय में शामिल इस अनुसूची में शामिल विषय को न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते, उनका न्यायिक पुनरावलोकन नहीं हो सकता, न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते, न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। तो अनुसूची 9वीं के तहत शामिल विषय न्यायालय में वाद योग्य नहीं है, तो ये याद रखना है। वर्तमान में इस अनुसूची में 284 अधिनियम है, तो इतने सारे अधिनियम है, तो वर्तमान में इस अनुसूची में 284 अधिनियम है, तो ये भी याद रखना है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा 9वीं अनुसूची का संबंध किससे है, तो 9वीं अनुसूची का संबंध है संपत्ति के अधिग्रहण से पूछा जा सकता है, या भूमि सुधार कानून। 9वीं अनुसूची से समझ में आ गया दोस्तों। एक नोट लिख रखा है, देखते हैं। अब तक यह मान्यता थी कि संविधान की 9वीं अनुसूची में सम्मिलित कानूनों को न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती, लेकिन 11 जनवरी 2007 के संविधान पीठ ने एक निर्णय द्वारा यह स्थापित किया गया कि 9वीं अनुसूची में शामिल किसी भी कानून के इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि वह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। अगर वो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो न्यायालय में उसे चुनौती दी जा सकती है। उच्चतम न्यायालय इस कानून की समीक्षा कर सकता है, तो एक नोट है, इसको भी याद रखना है। 9वीं अनुसूची समझ में आ गया कब जोड़ा गया है ना, प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया था। अब बात करेंगे हम 10वीं अनुसूची की। 10वीं अनुसूची जो है, इसे 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया था, तो ये याद रखना है। 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया था। इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। इसमें जो है, इसमें दल बदल विरोधी अधिनियम या दल बदल विरोधी कानून पास किया गया था राजीव गांधी के कार्यकाल में। जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तो राजीव गांधी के कार्यकाल में दल बदल विरोधी अधिनियम पारित किया गया था। ये दल बदल विरोधी अधिनियम क्या है फ्रेंड्स, तो ये क्या है, ये यदि आप किसी पार्टी से चुनकर या जीतकर जाते हैं, कोई भी चुनाव हो, यदि आप किसी पार्टी से चुनकर या जीतकर जाते हैं तो जीतने के बाद आप दूसरी पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकते। अगर आप दूसरी पार्टी ज्वाइन करते हैं तो आपकी जो सदस्यता है, आप जिस पद पे जीते हैं उसको समाप्त कर दी जाएगी, उसको समाप्त कर दी जाएगी। उसे ही कहा गया दल बदल, यानी इसको हम ऐसा बोल सकते हैं, आप दल नहीं बदल सकते, आप दल नहीं बदल सकते। यानी आप समझ गए होंगे, जैसे आप संसद या विधानमंडल में अगर कोई चुनकर जा रहा है या जीतकर जा रहा है, चुनकर या जीतकर जा रहा है, तो बाद में आप दूसरी पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकते, काहे कि आप तो याली पार्टी से जीते हो, है ना, आप तो याली पार्टी से जीते हो। अगर आप दूसरी पार्टी से ज्वाइन करोगे तो संसद या विधानमंडल में आपकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी, सदस्यता से आप हट जाओगे, सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। उसे ही कहा गया है दल बदल विरोधी अधिनियम, है ना। तो ये लाया इसलिए गया था क्योंकि भ्रष्टाचार को कम करने के लिए और लोकतंत्र की हत्या थी। जब चुन के जा रहे हैं तो लोकतंत्र की वजह से चुन के जा रहे हैं, निर्वाचित हो रहे हैं, उसके बाद आप दल बदल ले रहे हो, तो इसलिए ये याली अनुसूची जोड़ी गई। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा 10वीं अनुसूची में क्या लिख रखा है, तो दल बदल से संबंधित है, दल बदल विरोधी अधिनियम, दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है 10वीं अनुसूची, संविधान की 10वीं अनुसूची। 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया था। 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया था, जिसके तहत दल बदल विरोधी अधिनियम लाया गया था राजीव गांधी के कार्यकाल में। कभी पूछा जा सकता है किसके कार्यकाल में, राजीव गांधी के कार्यकाल में। तो आप समझ गए होंगे, संविधान में पहले ऐसा प्रावधान नहीं था, इसलिए ये 52वां संविधान संशोधन करके 10वीं अनुसूची जोड़े। समझ में आया, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करेंगे 11वीं अनुसूची की। तो 11वीं अनुसूची जो है, अनुसूची यानी 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ा गया। कई जगह 92 भी मिलेगा आपको, है ना। तो 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ा गया। इसमें पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए हैं। इसमें पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए हैं। ये डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, 11वीं अनुसूची का संबंध किससे है, तो पंचायती राज व्यवस्था से है। कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, 73वें संविधान संशोधन 92-93 के द्वारा जोड़ा गया। तो समझ में आ गया
डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, है ना। 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन 1993 द्वारा जोड़ा गया। इसके तहत पंचायती राज्य व्यवस्था का प्रावधान किया गया है और इसमें 29 विषय को शामिल किए गए हैं। इसमें 29 विषय को शामिल किए गए हैं। इसको तो याद रख लो, बिल्कुल समझ में आ गया, याद हो जाएगा। अब बात करते हैं 12वीं अनुसूची की, यह भी बाद में जोड़ी गई। तो 12वीं अनुसूची देखो, 73 में पंचायती राज और 74 में 12वीं अनुसूची, है ना। तो 12वीं अनुसूची जो है ये 74वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा, यानी उसी साल 2 अनुसूची जोड़ी गई थी। तो 74वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा इसमें शहरी क्षेत्र में स्थानीय शासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, 74वें संविधान संशोधन 1992-93 के द्वारा नगरीय निकायों का प्रावधान किया गया है। ये स्थानीय शासन को ही नगरीय निकाय कहते हैं, है ना। स्थानीय शासन को ही नगरीय निकाय कहते हैं। तो इसके तहत यानी इसमें नगरीय निकाय का प्रावधान किया गया, जिसके तहत 18 विषय शामिल किए गए हैं। तो नगरीय निकायों को 18 विषय शामिल किए गए हैं, 18 विषय दिए गए हैं। और याली जब अनुसूची जोड़ी गई थी उस टाइम पे प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। तो कभी पूछा जा सकता है नगरीय निकाय जो है वो पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल में आया था, या लाया गया था, या जोड़ा गया था, है ना। तो समझ में आ गया। 73वें संविधान संशोधन का संबंध है पंचायती राज से, 74वें संविधान संशोधन का संबंध है स्थानीय शासन या नगरीय निकाय से, 11वीं अनुसूची का संबंध है पंचायती राज से, 12वीं अनुसूची का संबंध है स्थानीय शासन या नगरीय निकाय से। तो इस तरीके से संविधान में है 12 अनुसूची वर्तमान में। जब संविधान बना था उस टाइम पे कितनी अनुसूची थी? मूल्य संविधान में 8 अनुसूची थी, वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। तो देखो, इसको याद करने की ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूं, कुछ नहीं है इसमें, एक बार ढंग से याद करो बस, कुछ नहीं है। तो देखो याद करने की ट्रिक, पहली में क्या है? तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, खत्म पहले का काम। दूसरी में क्या है? तो ये जो है नेता वेता लोग, इनको अपन पहले वेतन नहीं दे रहे हैं, यहां पे क्या दे रहे हैं? पहले वेतन दे रहे हैं, जबकि इनको सबसे पहले अपने को शपथ दिलाना था, फिर इनको वेतन देना था, क्योंकि ये सब सियाणे लोग होते। लेकिन हम इनको यहाँ पे क्या दे रहे हैं? पहले वेतन, कि सियाणे हैं तो ये इन लोग बोलते हैं कि पहले हमको वेतन चाहिए। तो समझ में आ गया। तो सबसे पहले में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, दूसरे में है वेतन, तीसरे में है शपथ। बोले पहले वेतन लो फिर शपथ, पहले वेतन फिर शपथ। तो दूसरे में है वेतन, तीसरे में है शपथ, तीसरी याद हो जाएगी। चौथी में क्या है? तो चौथी में क्या है? राज्यसभा में सीटों का आवंटन। राज्यसभा में किस राज्य में कितनी सीटें रहेगी राज्यसभा की, उसका आवंटन किया गया है। तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन, चौथे में क्या है? राज्यसभा में सीटों का आवंटन। पांचवी में क्या है? तो पांचवी में कुछ नहीं है, अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन और नियंत्रण के बारे में लिख रखा है। तो अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन और नियंत्रण के बारे में लिख रखा है। तो अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन हेतु विशेष उपबंध किए गए हैं। तो यहां पे अगर आपको पूछा जाएगा अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन हेतु विशेष उपबंध किसमें? तो 5वीं में है ना, कंफ्यूज नहीं होना है। अब 6वीं में क्या है दादा? तो 6वीं में जो भारत के पूर्व उत्तर राज्य है आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, उसमें जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में दिया हुआ है। तो 6वीं में जनजाति प्रशासन, जबकि 5वीं में अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन। दोनों एक ही है लेकिन नाम अलग है। अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और यहाँ पे जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन। और ये कौन से शामिल है पूछा जा सकता है? आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 4 राज्य हो गया। और एक और मैंने बताया था आपको, जो 2011-12 में 5वां जुड़ा है, गोरखलैंड पर्वतीय परिषद, है ना। 7वीं अनुसूची में याद रखना है, हम साथ है, 7 से 7 है। तो कौन साथ है? केंद्र राज्य, हम दोनों बोले साथ है। केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ये 7वीं में दिया हुआ है। 8वें में क्या है? तो 8वें में क्या है? तो 8वें में है भाषा। कितनी क्या भाषा है? भारत में जोड़ी गई है, 22 भाषाओं का उल्लेख है। तो 8वीं में क्या है पूछा? तो भाषा है, भाषा। 9वीं बाद में जोड़ी गई, पहले संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया, है ना। 9वीं बाद में जोड़ी गई। तो 9वीं में क्या है पूछा जाएगा? तो 9वीं में क्या है? तो दल बदल। 9वीं में क्या है? 9वीं में दल बदल नहीं है, 9वीं में है ये संपत्ति के अधिग्रहण से संबंधित है। संपत्ति के अधिग्रहण से संबंधित है, संपत्ति यानी भूमि सुधार कानून लाया गया था, ये 9वीं। अब बात करेंगे 10वीं की। तो 10वीं में दल बदल है। 10वीं में क्या है? दल बदल।
11वीं में क्या है, पंचायती राज, 12वीं में है नगरीय निकाय या स्थानीय शासन। तो इस तरीके से हमने संविधान की 12 अनुसूचियों को डिस्कस कर लिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बता सकते हैं, और हमारे इस चैनल को कर सकते हैं आप लोग सब्सक्राइब, हमारे इस चैनल को करें सब्सक्राइब। इसके बाद संविधान में जो जो टॉपिक और दिए हुए हैं लूसेंट की बुक से, वो मैं आपको कंप्लीट कराने वाला हूं, और प्रीवियस वीडियो को भी देखना बिल्कुल ना भूलें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्ते।